तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने गेट एक्सेल के लिए, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रहा है उसे हम एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, इनके अंदर आपको एमसीक्यूज, एमएसक्यूज और साथ में एनएटी सब तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग यहाँ पर देख ही सकते हैं, दैट इज फॉर योर प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोटिक सेल। आज के सेशन में जो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे अपना कवर करने के लिए, तो यहाँ पर देखते हैं। देखो, हमने जो ऑलरेडी कर लिया था दैट इज योर हिस्ट्री, मतलब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वाला डन हमारा हुआ था, और ये क्वेश्चन हम 2011 से 2025 तक जो है डन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट हो चुका था। इसके अलावा जो हमारा पार्ट हुआ था दैट इज योर डिजीज। ठीक है, टेक्सोनोमी, आई थिंक बैक्टीरियल टेक्सोनोमी एंड डाइवर्सिटी, बैक्टीरियल टेक्सोनोमी डन किया हमने एंड उसकी डाइवर्सिटी। तो ये दोनों टॉपिक्स हमारे इन क्वेश्चंस के साथ इतने इयर्स के साथ डन हुए थे। आज वाले पार्ट में जो हम शुरू कर रहे हैं, एज आप देख सकते हो, प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल्स किस तरीके से अलग है या फिर उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, थोड़ा उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो आप बोल सकते हैं एक तरीके से बैक्टीरियल टेक्सोनोमी और डाइवर्सिटी का ही थोड़ा बहुत पार्ट रहा है। इसके अलावा जो हम यहाँ पर डन करेंगे आज या फिर करने की कोशिश करेंगे, दैट इज बैक्टीरियल ग्रोथ। तो पहले आज हमारे ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो टारगेट होंगे। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो आ रहा है, दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोल्यूट इन द सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वी नो जिसमें हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स को यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में चीजों को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, उसके अंदर आप में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्या कैरेक्टर्स है। फर्स्ट कह रहा है इट अपटेक अलोंग द कंसेंट्रेशन। नहीं, मैंने अभी अभी बोल के बताया एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें कोई अलोंग द कंसेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाई से लो नहीं जाता। जब आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है सो इट इज फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, हाई टू लो नहीं है। तो अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है जिधर ज्यादा है उधर से कम की तरफ जाना। ठीक है, और ये इसका कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ अ कैरियर टू सपोर्ट द ट्रांसपोर्ट। अगेन आगे क्या लिखा है, अलोंग द कंसेंट्रेशन, तो अलोंग द कंसेंट्रेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ही नहीं। नेक्स्ट, केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूट ड्यूरिंग इट्स अपटेक, कि जो सॉल्यूट जिसका अपटेक लिया करा जाएगा यूजिंग एनर्जी एंड ऑल, उसमें कुछ हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो ऐसा कुछ हमने मॉडिफिकेशन का यहाँ रोल नहीं है। इट इज सिंपली आपका अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्यों? जहां पर आपका लो कंसेंट्रेशन है, आप वहां से चीजों को हाई कंसेंट्रेशन में लेकर जा रहे हो, तो कंसेंट्रेशन के ऑपोजिट, कि भाई यहाँ पर हमारे पास कम पानी है, यहाँ पर मेरे पास ज्यादा है, तो मुझे अगर ज्यादा से कम की तरफ आना है तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके लिए एनर्जी लगेगी, इसलिए हम इसे एक्टिव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज नॉट एम्प्लॉयड बाय प्रोक्रियोट्स। इसमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है या सिस्टम है वो हमारे प्रोक्रियोट्स नहीं करते। प्रोक्रियोट्स अपने अंदर इनमें से कौन सी चीज है जो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं? देखिए एक बार फटाफट से।
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज नॉट एम्प्लॉयड बाय द प्रोक्रियोट्स। पहला कह रहा है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव मतलब एनर्जी यूज ना होना, डिफ्यूजन मतलब कोई भी जो भी कंपाउंड उन्हें सेल से अंदर या सेल के बाहर लेके जाना, तो ये प्रोसेस इनके अंदर होता है। बहुत सारे जो भी कंपाउंड्स है वो इनके अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ग्रुप का मतलब होता है जो अकेले ना ट्रांसलोकेट होकर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट ना होकर एक ग्रुप में जाना, जैसे सिम्पोर्टर्स और इनकी तरह जाना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, लेकिन एंडोसाइटोसिस इनके अंदर नहीं होता। एक होता है एक्सोसाइटोसिस, एक होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब कोई चीज एज आप बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना इस तरीके से अमीबा जैसे परफॉर्म कर रहा है हमारा सूडोपोडिया बना के, है ना। तो इस तरीके का प्रोसेस इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। ये अमीबा में तो दिख रहा है लेकिन इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा, तो ये वाला इसके अंदर स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल पाता, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका आ रहा है, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सीडोफोर इन बैक्टीरिया। तो देखो ऐसी ऐसी टर्म बहुत ज्यादा बार नहीं, बट यस कभी आ जाती है, तो हमें पता होनी चाहिए कि बैक्टीरिया के अंदर जो हमारी टर्म आ रही है दैट इज सीडोफोर्स, वो क्या होते हैं, क्या हैं ये हमारे स्ट्रक्चर्स। तो इनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट वन कह रहा है कि दे आर सिक्रेटेड ओनली व्हेन सोल्यूबल आयरन इज अवेलेबल इन द मीडियम, कि जब आयरन मीडियम में चारों तरफ प्रेजेंट है, सोल्यूबल वो भी, तब जाके ये इस तरीके से पोर्स हैं जो हमारे वो बनने शुरू होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द फेरस फॉर्म ऑफ आयंस इन द मीडियम, कि चारों तरफ फेरस फॉर्म है आयरन की, सोल्यूबल नहीं फेरस फॉर्म है, उसमें वो होगा। ये कह रहा है दे आर द ओनली रूट ऑफ आयरन अपटेक, आयरन अपटेक का ये अकेला एक तरीका है, तो हम कहेंगे नहीं। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर जो पॉइंट्स थे दीज आर इनकरेक्ट। जो हमारे ये फोर्स हैं दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द फेरिक आयंस इन द मीडियम। तो आयरन के भी अलग अलग आयनिक फॉर्म्स होती हैं, उन्हें हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जो हमारा आयरन होता है जो प्रेजेंट है वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मोस्टली किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मोस्टली, आई एम नॉट कहिंग कि ओनली इस फॉर्म में, बट मोस्टली वो फेरिक फॉर्म में होता है, फेरिक फॉर्म में है, दैट इज योर Fe3+। ठीक है, और ये वाला जो फॉर्म है बच्चों ये बहुत लीस्ट सोल्यूबल होता है। ये कैसा होता है, लीस्ट, या बोल सकते हैं पुअरली सोल्यूबल है। ठीक है, और व्हाट आर योर सिड्रोफोर्स, दीज आर योर हाई एफिनिटी आयरन चिलेटिंग मॉलिक्यूल। और ये कौन सिक्रीट कर रहा है इन्हें, सिक्रीटेड बाय बैक्टीरिया, नॉट ऑल बट मैनी बैक्टीरिया। ठीक है, मैं मैनी लिख देती हूँ, मैनी बैक्टीरिया। ठीक है, तो आयरन चिलेटिंग मॉलिक्यूल है। अब पहला क्या था, ये सिर्फ सोल्यूबल आयरन को लेता है, तो हमने बोला ये तो लीस्ट सोल्यूबल को ले रहा है। दे आर द कॉम्प्लेक्स विद द फेरस आयन इन द मीडियम, फेरस को कर रहा है या फेरिक को कर रहा है। ओनली रूट है आयरन अपटेक का, नहीं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हीम ग्रुप को लेते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग, उसको भी लेते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ अकेला ये तरीका नहीं है आयरन अपटेक का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। लाइसोजाइम कैटेलाइजेस द ब्रेकडाउन ऑफ, लाइसोजाइम्स, जाइम्स मतलब एंजाइम्स हैं, तो ये कैटेलाइज मतलब कौन सी चीज को करवाता है, किस चीज का ब्रेकडाउन बेसिकली हमारा लाइसोजाइम करवाता है। तो हमने पढ़ा हुआ था जो लाइसोजाइम है पहले तो उसे डिस्कवर किसने किया था, इसे डिस्कवर्ड किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसके साथ साथ हालांकि पेनिसिलिन भी डिस्कवर करी थी, लेकिन लाइसोजाइम इन्होंने यहाँ पर एक एंजाइम डिस्कवर किया था। और ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम ब्रेक करता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो ये सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को यहाँ से क्या कर रहा है बच्चों, हटा रहा है। ठीक है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को हटाता है, रिमूव करता है। लेकिन सेल वॉल को
कैसे हटाएगा? जैसे पेनिसिलिन भी सेल वॉल को हटाता है, लेकिन वो वहाँ ट्रांसपेप्टाइड जो बॉन्ड्स है ना उनको हटाता है। वही बात करें इनकी, तो ये यहाँ पर कौन से फिर बॉन्ड्स को हटाकर क्या करवा रहा है, सेल वॉल को ब्रेक कर रहा है। तो ये कहता है देखो जो मेन रिएक्शन है ना नैम और नैग की, उनके बीच में जो ये β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, मैं यहाँ इस बॉन्ड को क्या कर रहा हूँ बेटा, ब्रेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ही आपका लाइसोजाइम एक्शन करता है और इसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए कि ये यहाँ पर ब्रेक डाउन किसका कराता है, नैम और नैक का। चलिए नेक्स्ट इज योर लोफोट्राइकस बैक्टीरिया है। लोफोट्राइकस जो बैक्टीरिया है उनके पास क्या है, जैसे हमने बहुत सारे तरीके के फ्लैजिला बेस्ड, फ्लैजिला पे डिपेंडेंट अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया देखे, जैसे इन्होंने लिखा है लोफोट्राइकस, नहीं यूनिट्राइकस, उसके अलावा पेरिट्राइकस, एम्फीट्राइकस। तो ये चार तरीके के हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें से लोफो का मतलब होता है इस तरीके से बैक्टीरिया है तो उसके एक तरफ या दोनों तरफ पे इस तरीके से टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होता है। क्या होता है बेटा, टफ्ट। टफ्ट मतलब ग्रुप ऑफ फ्लैजिला, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होगा। एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकते हैं। यूनिट्राइकस का मतलब होता है सिर्फ एक फ्लैजिला होगा, या तो फ्लैजिला इधर की तरफ ले लो या फ्लैजिला उधर। पेरिट्राइकस का मतलब होता है पेरीफ्री पे चारों तरफ फ्लैजिला देखने को मिलेगा, और एम्फीट्राइकस होता है आपको दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला मिलना। तो यहाँ पर सिर्फ अगर हम लोफोट्राइकस की बात करें तो क्या सिर्फ वन फ्लैजिला है, नहीं, बल्कि क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला है ना, वन पे या दोनों एंड पे। यस, ऑप्शन नंबर बी। सिंगल फ्लैजिला नहीं, फ्लैजिला पूरी बॉडी पे फैला हुआ है, नहीं नहीं नहीं, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है विच कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफाइल्स इन द फॉलोइंग फिगर accurately represents the transport rate of the glycerol and oxygen into the E. coli cell as a function of their extracellular concentration। तो यहाँ पर आपसे रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट वाई एक्सिस पे दिया गया है और एक्स एक्सिस पे एक्स्ट्रा बाहर सेल से बाहर जो ग्लिसरॉल और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है उसे कहा गया है। तो कहता है कौन सी कॉम्बिनेशन, इसमें से आप किस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफाइल को यूज करोगे जो ये बता रहा है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट रेट है ग्लिसरॉल का और ऑक्सीजन का सेल के अंदर एज अ फंक्शन ऑफ देयर। देखो बाहर की तरफ कंसंट्रेशन के हिसाब से ये बता रहा है, ठीक है, और उसके बाद वो किस तरीके का ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये आपको बताना है कि 1 ग्लिसरॉल के ट्रांसपोर्ट को बता रहा है, 2 ग्लिसरॉल के ट्रांसपोर्ट को बता रहा है, या ये थर्ड वाला ट्रांसपोर्ट को बता रहा है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये फर्स्ट वन है, ठीक है, इस टाइम पे चाहे ग्लिसरॉल हो चाहे ऑक्सीजन हो इनकी कंसेंट्रेशन कम होगी, फिर यहाँ पे आओगे तो इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ रही होगी। सही बात है, इधर से उधर बढ़ती ही तो है, और इधर से रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो जब आपके एक्स्ट्रा सेलुलर सेल से बाहर ग्लिसरॉल या ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन आपको कैसी दिखाई दे रही है बच्चों, कम दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, अपटेक बढ़ रहा है, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका बढ़ रहा है। लेकिन ये जो इंक्रीज हो रहा है सेल के अंदर जो जाने की चीज इंक्रीज हो रही है, तो वो एक कुछ पॉइंट तक तो बहुत अच्छे से बढ़ी, लेकिन उसके बाद वो सैचुरेट हो गई। सैचुरेट मतलब अब उसके बाद ऐसे इंक्रीज नहीं आया, ना ना ना, अब उसने अपने आप को सैचुरेट कर लिया, एक सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आया। दूसरी तरफ ये वाला जो सेकंड वाला ग्राफ है ये कह रहा है नहीं, मैं तो यहाँ पर डायरेक्टली सीधा बढ़ता जा रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तरह। मतलब अगर सेल के बाहर कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल एक्स चीज है, वो यहाँ सेल के बाहर बढ़ रही है, तो सेल के अंदर उस चीज का ट्रांसपोर्ट भी बढ़ ही रहा है, ये उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। थर्ड वन इज सेइंग अगेन कि हमारी जो कंसेंट्रेशन है, जब तक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर में इनकी कंसेंट्रेशन नहीं आती, देख रहे हो बहुत ज्यादा, तब तक ये बहुत मिनिमम अमाउंट में ही प्रेजेंट है, फिर जाके ये आपका क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे आपको तीनों टर्म्स को दिखाने की कोशिश करी, एक बार आप फटाफट से देखो।
ओके चलो देखो, हमने ग्राफ तो समझ ही लिया, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा ये जो लाइंस दिखाई गई हैं 1 2 3 ये ग्लिसरॉल के लिए है या फिर ये ऑक्सीजन के लिए है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ग्लिसरॉल और ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल एक तरफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें, वो हमारा कैसा स्ट्रक्चर है, स्मॉल, छोटा स्ट्रक्चर है, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ग्लिसरॉल आपका थोड़ा बड़ा 3 कार्बन का स्ट्रक्चर, तो ये आपका बोल सकते हो लार्ज साइज है। दूसरी चीज, जो ऑक्सीजन है वो एक नॉन पोलर एंटिटी है, और जो ग्लिसरॉल है ये आपका पोलर एंटिटी है। अब हमें पता है जब तक हमारे पास चलो, जो ऑक्सीजन है वो छोटा है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब है उस पर कोई चार्ज एंटिटी नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं है, हमें पता है हमारा जो सेल है उसे फटाफट से बिना ट्रांसपोर्टर के अंदर ले लेगा, क्योंकि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो भी हाइड्रोफोबिक है, ये भी नॉन पोलर है। दैट मीन्स ये इसको नो नीड ऑफ ट्रांसपोर्टर, नो नीड ऑफ ट्रांसपोर्टर। ये तो बाहर जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगा उसे वैसे वैसे अपने अंदर ले सकता है। तुम जितना ऑक्सीजन बाहर बढ़ाओगे, कहता है मैं तो उतना उसको अंदर ले लूंगा। दैट मीन्स तुम तो इसे सीधा इसकी बात नहीं कर रहे हो कि ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बढ़ता चला जाएगा ट्रांसपोर्ट जैसे जैसे ऑक्सीजन। दैट मीन्स 2 नंबर वाला ऑक्सीजन की रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पर 3 पे ऑक्सीजन है, 1 पे ऑक्सीजन नहीं, नहीं 1 पे ऑक्सीजन नहीं, 2 पे ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिर तो। दैट मीन्स यहाँ पर अगर इसकी बात करें हम, किसकी बेटा, ग्लिसरॉल वाले की। ग्लिसरॉल तो पोलर है, पोलर वाले को तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ेगी उसे अपने ट्रांसपोर्ट के लिए। अब जैसे ग्लिसरॉल की वैल्यू थोड़ी सी कम है तो ट्रांसपोर्टर सारे फ्री हैं, सारे फ्री हैं, तो वो फटाफट से उसका अपटेक बढ़ाएगा कि हाँ भाई बढ़ाओ बढ़ाओ, अपटेक बढ़ाओ। फिर जैसे जैसे ग्लिसरॉल की कंसेंट्रेशन आप आगे बढ़ते देखोगे कि ग्लिसरॉल बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टर सारे बिजी हो जाएंगे, तो बेचारा सैचुरेशन में चला जाएगा कि अब मैं कैसे कितना भी बढ़ा लो, सारे ट्रांसपोर्टर्स तो अपने नंबर, जितने नंबर वो ले सकता था उतनों को ही तो अंदर लेके जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं बहुत ज्यादा को ले जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा आगे चल के सैचुरेशन आया। दैट मीन्स 1,4 इज ग्लिसरॉल, ये वाला ग्लिसरॉल के लिए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ रहा है दैट इज फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। ग्रोथ के लिए भी क्वेश्चन है यहाँ पर।
ओके हमने यहाँ पर 2 टॉपिक्स मेंशन करे थे, तो लेट्स सी कंफर्म कर लेते हैं, यही क्वेश्चन है ना। हाँ, ग्रोथ। अभी आपको आगे थोड़े मिक्स्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एन एक्टिवली ग्रोइंग कल्चर ऑफ इकोलाई डिवाइड इन अबाउट 20 मिनट्स अंडर लेबोरेटरी कंडीशन टाइम टेकन टू रेप्लिकेट द एंटायर जीनोम ऑफ दिस बैक्टीरियम वुड बी अबाउट। कह रहे जब आप एक एक्टिवली ग्रोइंग कल्चर ले रहे हो, कल्चर मतलब इस तरीके से कल्चर प्लेट ली है तो इकोलाई की, इन डिवाइड्स इन अबाउट 20 मिनट्स। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हो जो अच्छे से ग्रो कर रहा है ऐसे कल्चर में इकोलाई लगभग 20 मिनट में अपने आप को डिवाइड करने की क्षमता दिखा रहा है। जब आप उसे लेबोरेटरी कंडीशन में लेकर जा रहे हो, लैब के अंदर रख रहे हो, टाइम टेकन टू रेप्लिकेट द एंटायर जीनोम ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड बी अबाउट। पूरे जीनोम को रेप्लिकेट करने के लिए वो कितना टाइम लगाएगा पूरे जीनोम को। अच्छा, अगर आपको याद हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ाया हुआ होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं हमें पता है जब पूरा जीनोम है बैक्टीरिया का वो यहाँ पर इस तरीके से ओपन अप होता है ना, इस तरीके से ओपन होता है और नए स्ट्रैंड्स बनाता है। उसके बाद ये स्ट्रैंड्स और थोड़े से बड़े ओपन होते हैं इस तरीके से, और ये कुछ इस प्रकार से। तो जब ये इस सिचुएशन में आता है तो हमें पता है यहाँ पर ये क्या देखता है बेटा, यहाँ पर और दोबारा से ओपनिंग हो जाती है, मतलब यहाँ पर ये दोबारा से क्या होता है, इस प्रकार से ओपन होता है। ठीक है, इस तरीके से ये लेट ओपन होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये फिर से अपना रेप्लिकेशन यहाँ पे क्या कर देता है बेटा, इसे शुरू कर देता है। इससे इसका क्या मतलब समझ आता है, जब मेरा बैक्टीरिया डिवाइड भी करेगा ना वो अपनी आधे मतलब नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी आधी रेप्लिकेशन करके डन कर रखा है। दैट मीन्स जो फर्स्ट डिवीजन होता है किसी भी बैक्टीरिया का, फर्स्ट डिवीजन होता है वो किसी भी बैक्टीरिया का कितना टाइम लेता है, लगभग 40 मिनट। लेकिन क्योंकि अगले सेल में वो आधा डिवाइड होके जाता है, मीरो डिप्लॉइड फॉर्म में जाता है, तो जितने भी उसके बाद के रेस्ट डिवीजन जितने भी आते हैं वो कितने मिनट्स के होते हैं, 20 मिनट्स। तो फर्स्ट साइकिल यहाँ पर जो रही होती है वो 40 मिनट्स की। अब इसने यही कहा कि जब वो एक्टिवली डिवाइड फॉर्म में है, मतलब डिवाइड कर रहे थे ऑलरेडी, उस टाइम पे वो 20 मिनट ले रहा है। लेबोरेटरी में जा रहे हो और पूरे जीनोम की बात करो कि पूरा जीनोम, तो वो तो 40 मिनट लेगा। इसलिए आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये आपका एक NAT क्वेश्चन है, देखिए समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एन एक्टिवली ग्रोइंग कल्चर ऑफ 20 ml ऑफ इकोलाई, जिसके अंदर आपको 1 × 10⁵ ये 10 की पावर 5 है, ठीक है। इतने ml आपको इकोलाई दिख रहा है, कितने 20 ml कल्चर के अंदर वाज मिक्स्ड विद अ टोटल ऑफ 100 T4 फाज। तो T4 फाज के साथ बैक्टीरिया को मिक्स किया है और फॉर 20 मिनट्स मिक्स्ड विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्लोरोफॉर्म वगैरह, मतलब 40 मिनट के बाद कुछ क्लोरोफॉर्म वगैरह डाल रहे हो। अंडर द कंडीशन यूज्ड जनरेशन टाइम ऑफ इकोलाई इज 30 मिनट्स। 30 मिनट्स की जनरेशन टाइम है इकोलाई की।
इन्फेक्शन साइकिल जो फाज की है कि वो कितनी देर में अपना इन्फेक्शन करना है एंड ऑल, वो 20 मिनट्स का है। और बर्स्ट साइज यहाँ पर जो दिखाया गया है वो कितना है, लगभग आपका 100। एज्यूमिंग दैट ईच इन्फेक्शन वाज अ सक्सेसफुल वन, आपको ये एज्यूम करना है कि हर जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो सक्सेसफुल यहाँ पर हो रहा है। मतलब एक बैक्टीरिया के अंदर अगर एक फाज जा रहा है ना, तो वो 100% भाई इन्फेक्शन कोज करना है। आपको ये सोचना है, ये नहीं सोचना कि मे बी ना हुआ हो इन्फेक्शन, बट ये सोच के चलना है कि 100% इन्फेक्शन है। हाउ मैनी प्लाक फॉर्मिंग यूनिट्स वुड यू एक्सपेक्ट एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट? प्लाक फॉर्मिंग यूनिट, दैट इज PFU शॉर्ट में, ये पूछा जा रहा है। प्लाक कब बनता है, याद करो जब हमने पढ़ा था, प्लाक बन रहा है ट्रांसडक्शन प्रोसेस जब होता है, उसके अंदर जो हमारा बैक्टीरिया किल हो जाता है, लाइसिस के बाद मर जाता है बैक्टीरिया, उसका जो भी कंटेंट लेफ्ट है उसे हम प्लाक कहते हैं। प्लाक फॉर्मिंग, अब वो प्लाक बना कैसे होगा, जब बैक्टीरिया को किसी ने इन्फेक्शन किया होगा। तो वो यूनिट्स की कितने बैक्टीरिया यहाँ पर इन्फेक्टेड है या फिर कितने यहाँ पर फाजिस हैं जिन्होंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया होगा, उनके यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी है, तो इसको एक बार करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पर जो आपका कल्चर वॉल्यूम है कि टोटल हम कितना ml ले रहे हैं, विच इज योर 20 ml, जिसके अंदर जो आपका बैक्टीरिया है वो भी इनिशियली, दैट इज शुरुआत में, 1 × 10⁵ सेल्स हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए टोटल बैक्टीरियल सेल्स कितने हैं, तो 20 ml में 1 इन, अब देखो ये जो सेल्स हैं ये 1 ml में है, हमें टोटल 20 ml दिया गया, तो हम उस हिसाब से निकाल देंगे। दैट इज 2 × 10⁶। ये किसके सेल्स के नंबर लिखे हुए हैं, बैक्टीरिया कि टोटल बैक्टीरियल सेल्स लगभग हमें इतने मिलेंगे। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पर देखें तो हमारे पास टोटल T4 कितना दिया है, लगभग 100, और उसकी जो इन्फेक्शन साइकिल है वो भी लगभग कितनी है, 20 मिनट्स की है। ठीक है, देन बर्स्ट साइज 100 फाज पर इन्फेक्टेड सेल, ये आपको सब गिवन है। ठीक है, कीट का बर्स्ट साइज लगभग इतना है। बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम कितना था, 30 मिनट्स। एंड टोटल टाइम कितनी देर रख रहे हो, जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है लगभग 40 मिनट। ठीक है, और जब हम क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो मर जाएगा और उसके अंदर जो भी फाज है वो रिलीज आउट होंगे। तो नेक्स्ट ये ऐड कर लेते हैं कि क्लोरोफॉर्म इससे हमारा बैक्टीरिया किल होगा एंड रिलीज करेगा ऑल इंट्रासेल्युलर फाज। ठीक है, सेल के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर जो भी फाज था उसे बाहर निकाल देगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। टोटल बैक्टीरियल सेल देख लिया, अब इन पॉइंट्स को यूज करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा हमें पता है टोटल बैक्टीरियल सेल्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, दैट इज लगभग 2 × 10⁶ हो चुके हैं। लेकिन यहां पर अगर हम देखें जो फाज है वो तो नंबर में कम है, वो सिर्फ कितने हैं, 100 है। दैट इज ईच फाज इन्फेक्ट्स 1 बैक्टीरियम ओनली, मतलब एक फाज सिर्फ एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। दैट इज इतने में से ओनली 100 सेल्स आर
इन्फेक्टेड बाय फाज, ठीक है। फाज 100 है तो 100 के 100 अपने सेल्स को इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सब ज्यादा को करेंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे शुरू करते हैं। अब हम टाइम टी पे शुरू करते हैं, टाइम 0, जहां से हम शुरू करते हैं कि जब बिल्कुल इनिशियल टाइम है तो क्या देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इसमें जो हमारा टोटल टाइम नहीं, इन्फेक्शन साइकिल जो दिखाई गई है वो 20 मिनट की है, जिसे लेटेंट साइकिल भी कह रहे हैं, ये है 20 मिनट्स। तो जो फर्स्ट बर्स्ट आता है वो 20 मिनट में आएगा। बर्स्ट का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर इन्फेक्शन है, अब वो बर्स्ट करेगा, फटेगा, तो उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं वो बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर वो कहा गया जो फर्स्ट बर्स्ट आ रहा है वो 20 मिनट के बाद आएगा, क्योंकि एक इन्फेक्शन साइकिल का मिनट 20 मिनट्स है। शुरुआत नोट 0 से है, दैट मीन उस टाइम पे कोई इन्फेक्शन नहीं है, 20 मिनट बाद पहला वो अपना बर्स्ट दिखाएगा, फटेगा, इन्फेक्शन कर रहा है क्योंकि वो, तो जब वो फटेगा तो एक सेल से कितने फाजिस निकलेंगे, क्या होगा, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, 100 फाजिस दिखाई देंगे पर सेल, एक सेल से 100 निकलेंगे। ये कहाँ दिया था, ये देखो लिखा है बर्स्ट साइज 100 फाजिस पर इन्फेक्टेड सेल। तो हर जो इन्फेक्टेड सेल है जिसको फाज ने इन्फेक्शन कॉज किया था, उनके जब वो बर्स्ट होंगे तो उनके अंदर से क्या निकलेंगे बेटा, खुद फाज, लेकिन वो कितने, हंड्रेड्स, एक में से 100 निकलेंगे। तो आफ्टर फर्स्ट बर्स्ट, फर्स्ट बर्स्ट के बाद कितने बैक्टीरियल सेल्स जो है अभी इन्फेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। देखो यहाँ पर देखे तो हमें पता है शुरुआत में इतने बैक्टीरियल सेल थे जिसमें से 100 में सिर्फ इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन अब 100, हर एक 100 बंदों में से 100 निकलने वाले हैं क्योंकि 100 फाज है। तो यहाँ पर अगर देखें फर्स्ट बर्स्ट के बाद क्या होगा, 100 इन्फेक्टेड सेल्स है हमारे पास, 100 ही तो इन्फेक्टेड थे ना सिर्फ, लेकिन सब में से 100 ही रिलीज आउट हो रहे हैं, तो लगभग अब 10,000 फाजिस हो चुके हैं। आफ्टर कितने मिनट्स बेटा, 20 मिनट्स, T0 से T20 तक कितने हो चुके हैं, 10,000 हो चुके हैं। नाउ आगे बढ़े, तो जो फर्स्ट साइकिल है वो कितने टाइम से कितने चली है, 0 से 20 मिनट तक चली है। अब जो सेकेंड साइकिल चलेगी वो 20 मिनट से 40 मिनट के बीच में चलेगी, मतलब अगले 20 मिनट की बात हो रही है, अगले 20 मिनट की बात हो रही है। नाउ ये जो अब आपके 10,000 फाजिस बन के रेडी हुए हैं, ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे बैक्टीरिया को, लगभग कितने बैक्टीरिया, जितने हैं उतने ही बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कर देंगे, और ये क्या करेंगे, ईच प्रोड्यूस करेगा फिर से 100 न्यू फाजिस को एट 40 मिनट्स। तो पहले से कितने इन्फेक्टेड थे हमारे पास, 10,000 हो गए थे, और 40 मिनट बाद ये फिर से इन्फेक्शन कॉज करेंगे और सब में से 100 निकलेगा, तो कितना हो गया, लगभग इतने सेल्स को इन्फेक्शन कॉज कर देगा। तो ये विच इज योर 10⁻⁶। तो उसने यही तो पूछा, अब हमारे पास 40 मिनट पे प्लाक फॉर्मिंग यूनिट कितनी थी, लगभग 10⁻⁶। तो आंसर विल बी 10⁻⁶, जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, देखिए इसे,
ये आपका बैक्टीरियल ग्रोथ से ही है। अ रिच मीडियम इज इनोक्यूलेटेड विद अ बैक्टीरियम दैट डिवाइड्स एवरी 30 मिनट्स, दैट इज बैक्टीरिया का जो जनरेशन टाइम है वो कितना है, 30 मिनट है, क्योंकि वो हर 30 मिनट में डिवाइड कर रहा है ना, तो 30 मिनट्स। तो कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे एट द एंड ऑफ 50 आवर्स, दैट इज एनटी आपको नहीं पता, लेकिन टोटल आपको टाइम दिया हुआ है विच इज योर 50 घंटे 50 आवर्स। एक चीज मिनट में, एक चीज आवर्स में, तो एक ही उसमें करो। 50 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, तो 50 आवर्स में लगभग 3000 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एनटी हमें पता नहीं है, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। स्मॉल एन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना हो तो विच इज योर नंबर ऑफ जनरेशंस, तो टोटल टाइम कितना है डिवाइडेड बाय जनरेशन टाइम। टोटल टाइम इज 3000 डिवाइडेड बाय 30 विच इज योर 100। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट डॉट टू टू द पावर एन। ठीक है, तो रिच मीडियम इनोक्यूलेटेड विद अ बैक्टीरियम, मतलब एक बैक्टीरिया है, तो एन नॉट कितना लेंगे, इनिशियल वैल्यू कितनी लेंगे, 1 लेंगे। तो एन टी तो पता है ही नहीं, 1 इंटू 2 की पावर एन कितना है, 100, तो 10 इंटू 2 की पावर 100, और 2 की पावर जो 100 होगा, 10 की पावर 100 लिख दी मैंने, 2 की पावर 100। अब ये देख लो आप कहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो इसको देखो फटाफट से। कह 10 बैक्टीरियाज, यहाँ पर कितने बैक्टीरिया लिए हमने, लगभग 10, उनको इनोक्यूलेट किया है एक रिच मीडियम में। इफ एट द एंड ऑफ 10 आवर्स द टोटल नंबर ऑफ सेल इज इतना, मतलब अब देखना शुरू करते हैं, शुरुआत हमने 10 से करी है, दैट इज एन नोट वी हैव 10 एंड एन टी वी हैव नंबर ऑफ सेल 10 रेज टू द पावर 4 विच इज 1 2 3 4। ठीक है, नाउ उसके बाद 10 आवर्स टोटल लिए हैं, तो टोटल टाइम वी हैव 10 hours, then the number of elapsed generation and the generation time, that is number of generation पूछ रहा है, then generation time भी पूछ रहा है। ये हमसे पूछ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास एक फॉर्मूला तो ये है, एन टी इज इक्वल्स टू एन नोट डॉट 2 की पावर एन। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। एक हमारे पास है एन इज इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइड बाय जनरेशन टाइम। चलो अगर हम ये वाला देखें, टोटल टाइम कितना दिया है हमें, टोटल टाइम 10 आवर्स, तो 10 घंटे को मिनट्स में कर लिया जाए। अच्छा, जनरेशन टाइम तो दिया ही नहीं है, तो पहले हम फॉर्मूला ये लगाएंगे। इसमें हमें क्योंकि एन टी पता है और एन नोट पता है और 2 की पावर एन नहीं पता, तो जो इधर मल्टीप्लाई है वो इधर डिवाइड में आएगा। अच्छा ये 4 थे ना, 1000 आएगा। अच्छा, अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, लॉग लेके करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, लॉग लेके करेंगे। तो दैट इज n इज इक्वल्स टू log 10,000 विच इज नियरली इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई, 10 आई।
तो इसने हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था क्या, नंबर ऑफ जनरेशन, यस पूछा था, कितना है 10, तो 10 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है, ठीक है। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा सकते हो बेटा, ये वाला, n इज इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय जनरेशन टाइम। तो n हमें पता था 10 है, टोटल टाइम 10 आवर्स दिया है, जनरेशन टाइम नहीं दिया, ठीक है। तो जनरेशन टाइम इज इक्वल्स टू, हालांकि 10/10 है, लेकिन इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट करो तो लगभग आएगा 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट। तो विच इज योर ऑप्शन नंबर बी, कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। इसको देखिए फटाफट से, फिर हम शुरू करते हैं। Correct. Chemostat is a continuous culture system in which sterile medium is fed into the culture vessel at the same rate as the spent medium is removed. तो कहता है एक फेड कल्चर लगाया है आपने, तो कीमोस्टेट मतलब एक कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम होता है कीमोस्टेट जिसे हम कहते हैं, जिसमें स्ट्राइल मीडियम को आप कल्चर वेसल में डालते हो और उसी तरीके से यूज करते हो जैसे स्पेंट मीडिया रिमूव कर रहा है। इन द कीमोस्टेट कल्चर फ्लो रेट इज इतना, यहाँ जो फ्लो रेट है वो कितना है 30 ml/h एंड वॉल्यूम ऑफ द मीडियम वेसल इज इतना, वॉल्यूम जो दिया गया है वेसल का वो कितना है 100 ml। देन व्हाट इज योर डाइल्यूशन रेट पर आवर। तो डाइल्यूशन रेट का जो फॉर्मूला है वो है आपका फ्लो रेट डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम इन द वेसल, ठीक है। अब आप फॉर्मूला डालो, वो अपना वैल्यूज डालो, 30 डिवाइडेड बाय 100, 0.3 समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर डी 0.3, ठीक है। चलो इसको देखो फटाफट से। कह रहा है बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम n0 10⁻³ और nt 10⁻⁹, ठीक है, ये दिया हुआ है इन इतना, दैट इज टोटल टाइम विच इज योर 10 आवर्स, ठीक है। इसे आप मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। नंबर ऑफ अच्छा पर आर ही पूछा है तो आवर्स में ही रखते हैं। और नंबर ऑफ जनरेशन क्या है, विच इज स्मॉल n। इसमें देखें तो हमारे पास हम ये भी कर सकते थे, हमारे पास फॉर्मूला है एन टी इज इक्वल्स टू n0.2 तो दोनों तरफ लॉग ले सकते हो, log nt log n0.2 विच इज log nt डिवाइडेड बाय log n0, या फिर पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, प्लस n log 2, ये अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसे अगर आप देखें तो log nt की वैल्यू, log nt डालो, nt कितना था 10⁻⁹,
log n नोट कितना है 10⁻³ स्मॉल n हमें पता नहीं है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301। जो चीज पावर में होती है log के केस में वो चीज आपकी आगे आ जाती है ना, ये रूल है, ये log का रूल है। दैट इज 9 इंटू log 10, 3 इंटू log 10 प्लस n मल्टीप्लाई 0.301। log 10 की वैल्यू कितनी है, log 2 की है 0.301, log 10 की वैल्यू है आपकी 1। तो 9 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n इंटू 0.301। जो इधर प्लस है उधर माइनस, so which is your 6 divided by 0.301 is equals to n। आप 0.301 को नियरली 0.3 भी ले सकते हो, ठीक है, राउंड ऑफ करते हो तो n की वैल्यू लगभग कितनी आ रही है 20। नंबर ऑफ जनरेशन कितने लग रहे हैं 20। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखो, समझो पहले कि इसने हमसे यहाँ पर पूछा क्या है कि भाई नंबर ऑफ जनरेशन पर आवर, तो 1 आवर में लगभग कितना आ रहा है 20, तो 10 आवर में कितना, सॉरी वेट, 10 आवर, क्योंकि टोटल टाइम 10 है ना, तो 10 आवर में 20 जनरेशन उसने ली है, नंबर ऑफ जनरेशन 20 आया है, तो 1 आवर में कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाय 10 विच इज लगभग 2। तो 1 आवर में कितना है 2, इसने क्योंकि हमसे पर आवर पूछा है, ऑप्शन नंबर इसलिए डी होगा। चलिए अब आप इसी के देखो NAT क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब तक MCQ थे, देखिए इसे पहले फटाफट। बैक्टीरियल कल्चर जिसके अंदर आपको 5 इंटू 10⁸ सेल्स मिलेंगे पर ml इज मेंटेन इन अ कीमोस्टेट ऑफ वर्किंग वॉल्यूम 10 लीटर। If the doubling time of the bacteria is 50 minutes, the required rate of flow of nutrients, that is flow rate पूछ रहा है, required rate of flow पूछा है ना, that is flow rate हमसे ये पूछ रहा है कितना होगा। अभी अभी एक क्वेश्चन देकर आए थे जिसमें हमने फ्लो रेट का जिक्र किया था, देखते हैं, ये रहा फ्लो रेट, वॉल्यूम और डाइल्यूशन रेट। चलिए इसी फॉर्मूले को कहीं ना कहीं हमें यूज करना है। वॉल्यूम पता होना चाहिए, वॉल्यूम हमें दिया है 10 लीटर, ml में कन्वर्ट करो, ठीक है, वॉल्यूम। उसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए, डाइल्यूशन रेट। तो डाइल्यूशन रेट के हमारे पास दो तरीके के फॉर्मूले हैं, एक तो हमें पता है डाइल्यूशन रेट इज इक्वल्स टू फ्लो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, उसके अलावा D इज इक्वल्स टू ln2 डिवाइडेड बाय द डबलिंग टाइम। पहले हम यही वाला लगाते हैं, ln2 की जो वैल्यू है 0.693 है और डबलिंग टाइम कितना दिया है उसने 50 मिनट्स, तो जो D की वैल्यू आएगी लगभग इतनी आएगी। और अब क्या करोगे, अब आप उस फॉर्मूले में डाल सकते हो, मल्टीप्लाई में वॉल्यूम इज इक्वल्स टू में फ्लो,
आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हटाओगे तो ठीक है, इन्हें अब कट कर दो। तो जो फ्लो आएगा यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, विच इज 138.6 ml पर मिनट। चाहो तो जिसे आप 139 भी लिख सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। वो कह रहे हैं मैच करो ऑर्गेनिज्म को विद द अप्रोप्रिएट ग्रोथ कर्व्स। बैक्टीरिया की ग्रोथ कर्व अगर हम देखें, याद है, लैग फेज, देन लॉग फेज, देन स्टेशनरी फेज, देन डिक्लाइन। तो आपको ऐसा ढूंढना है जिसमें पहले लैग आए, लॉग आए, फिर ऐसे डिक्लाइन, ये वाली कुछ आए। तो इसके अंदर ऐसा नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें दिख रहा है। ये देखो लैग फेज आई, ये बढ़ी है तो लॉग फेज आई, देन दिस इज योर स्टेशनरी फेज। तो यस, दिस इज फॉर बैक्टीरिया, दैट इज पी के साथ 2 होगा बैक्टीरिया, पी के साथ 2 होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है पी के साथ 2। फिर है एक वो वायरस जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, मतलब बाहर से हमारी बॉडी में एंट्री ले रहा है, एक वो वायरस जो इंट्रासेल्युलर यहाँ पर प्रेजेंट है। इंट्रासेल्युलर का मतलब होता है आते दोनों वायरस बाहर से हैं,
एक्स्ट्रा सेलुलर में जो भी स्ट्रक्चर है वो बाहर से बने बनाए आएंगे, लेकिन जो इंट्रा सेलुलर होता है वो बॉडी के अंदर ही अपना प्रोटीन जो भी स्ट्रक्चर बनाना है वो बना के रेडी करता है। तो कहते हैं इन दोनों में बताओ, तो यहाँ पर आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर से आ रहा है वो हमारे लिए कैसा है बेटा, ज़्यादा हार्मफुल है। वो हमारे लिए कैसा है, ज़्यादा हार्मफुल है। तो यहाँ पर पहले वो हमारे अंदर रह रहा है, फिर वो अपनी ग्रोथ दिखा रहा है इस तरीके से। यहाँ पे जो बढ़ रहा है दिस इज फॉर योर एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, जब भी आएगा इस तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो क्यू के साथ 3 होना चाहिए, इसने क्या दिया, इसने नहीं दिया, ऑप्शन नंबर सी होगा। देन वी हैव अगेन NAT। ड्यूरिंग अ बैक्टीरियल ग्रोथ एक्सपेरिमेंट टोटल वायबल सेल्स, जो सही सेल्स हैं वो 2 आवर्स एंड 6 आवर्स के बीच में इतने से इतने हो गए हैं रिस्पेक्टिवली। द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इन पर आवर ऑफ द कल्चर इज, ग्रोथ रेट यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया है कि जब 2 आवर्स की बात हो रही है तब आपके जो सेल्स हैं वो कितने हैं, 10⁴ हैं। ठीक है, फिर जब टाइम कितना हो गया है, 6 आवर पे पहुंच चुका है, तब आपका जो टाइम सेल्स हैं वो 10⁹ हो चुके हैं, गिवन है। तो इसे हम N1 कह देते हैं, इसे हम N2 कह देते हैं। और यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो कितना हो रहा है, दैट इज डेल्टा T। 6 - 2 = 4 आवर्स। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ विच इज N2 = N1.2 E म्यूट लाइक दिस। तो ये आपका फॉर्मूला है। इसमें अगर हम म्यू की बात करें जो हमसे पूछ रहा है, 1/डेल्टा T ln N2/N1। तो यहाँ पर आप डालो, T टाइम इंटरवल की वैल्यू 4 है, N2 इतना है, N1 लगभग इतना है। तो विच इज बेसिकली योर 1/4 ln 10⁵ तो जो मैंने बोला था पावर आगे आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इतना अमाउंट में आंसर आएगा। ठीक है, कि ग्रोथ रेट क्या है, तो ये जो आपको लिखा गया है दिस इज द ग्रोथ रेट। देखो यहाँ पर क्या दिया है, डबलिंग टाइम ऑफ अ बैक्टीरिया जिसका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कुछ इतना है। तो ग्रोथ रेट अभी अभी पीछे देखा म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज 2.3 पर आवर। इसमें वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है, डबलिंग टाइम हमसे पूछा है, दैट इज जनरेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, जनरेशन टाइम इज इक्वल्स टू ln2/म्यू। ठीक है, तो ln2 की वैल्यू 0.693 म्यू। तो जनरेशन टाइम
इज इक्वल्स टू 0.301 आर। लेकिन हमसे आवर्स में नहीं पूछा, मिनट्स में पूछा है, तो मिनट्स में इसे मल्टीप्लाई करते हैं। लगभग 18, ठीक है, लगभग 18। इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है बैक्टीरियल कल्चर इज ग्रोन यूजिंग 2 mg per ml fructose as the sole source of carbon and energy। कह रहा है बैक्टीरियल कल्चर को आप ग्रो कर रहे हो
इतना mg/ml फ्रक्टोज को लेकर, जो अकेला सोर्स है कार्बन और एनर्जी का, फ्रक्टोज ले लो। बैक्टीरियल की जो बायोमास कंसेंट्रेशन है इनोक्यूलेशन के बाद एट द एंड ऑफ द ग्रोथ फेज आर इतना और इतना रिस्पेक्टिवली। तो शुरुआत में और आफ्टर द ग्रोथ कितनी दिखाई दे रही है वो बताया गया है। कंप्लीट जितना खाना दिया था वो कंप्लीट यूटिलाइज हो गया। बैक्टीरियल ग्रोथ यील्ड वाई ऑन फ्रक्टोजेस, तो ग्रोथ यील्ड आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, तो वाई विच इज योर ग्रोथ यील्ड, which is your biomass formed divided by substrate consumed। ठीक है, ये आपका ग्रोथ यील्ड का फॉर्मूला है। इसको देखते हैं बायोमास कितना बन रहा है। तो यहाँ पर जो शुरुआत में बायोमास था विच इज 0.1 mg/ml, देन जो बाद में हुआ है दैट इज 0.9 mg/ml। तो यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ है दैट इज डेल्टा एक्स 0.9 माइनस 0.1 विच इज 0.8 mg/ml। ठीक है, तो यहाँ पर बायोमास फॉर्म्ड की जगह पे आप 0.8 डालोगे। देन द सबस्ट्रेट कितना कंज्यूम हुआ है, कंप्लीट यूटिलाइजेशन बोला गया है। सबस्ट्रेट का कितना बोला गया है, कंप्लीट। शुरुआत में कितना था, इनिशियल दिया गया है 2। ठीक है, इतने में और फिर लास्ट में कितना हो गया है, कंप्लीट यूटिलाइज हो गया है। तो जो डेल्टा एस है, ठीक है, कि कितना कंज्यूम्ड हुआ है, वो कितना बोलोगे, पूरा का पूरा कंज्यूम हुआ है। पूरा 2 का 2 यूज हो चुका है। तो यहाँ पर डाल दो फॉर्मूले में कि भाई पूरा यूज हुआ है। तो लगभग जो y आ रहा है वो आ रहा है 0.4 mg बायोमास, लगभग 0.4 आएगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए। चलिए देखते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ volume in ml of a 1 mg/ml stock solution of ampicillin to be added to 0.1 liter of the growth medium by achieving a final ampicillin concentration of 50 microgram per ml is। तो यहाँ पर आपसे कुछ स्टॉक सॉल्यूशन वगैरह की बात कर रहे हैं और उसके लिए जो हमारे पास हम यूजुअली फॉर्मूला यूज करते हैं C1V1 इज इक्वल टू C2V2, ये तो वही मोलैरिटी वगैरह पे जो हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉक कंसेंट्रेशन है C1, वो है 1 mg/ml। ठीक है, जिसे आप माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर लो क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो कन्वर्ट करोगे तो 1000 माइक्रोग्राम पर ml हो जाएगी। तो C1 हमें पता है, डिजायर्ड फाइनल कितना है 50। ठीक है, और V1 हमें यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया गया है 0.1, वो भी फाइनल है, V2 है 1 लीटर। तो ml में कर लो क्योंकि हर चीज में ml है। तो 100 ml आ जाएगा V2।
V1 हमें नहीं पता क्योंकि हमसे वॉल्यूम ही पूछा गया है स्टॉक सॉल्यूशन का, तो हमें नहीं पता कितना है। तो फॉर्मूले में डालते हैं C1 इज 1000, V1 नहीं पता, और C2 इज 50, V2 इज 100। विच इज योर 5। तो V1 कितना आ रहा है 5 ml, आंसर विल बी 5। चलिए इसको देखिए, इस क्वेश्चन को। एन इक्वलाइज स्ट्रेन इज ग्रोन इनिशियली ऑन ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज पे, अच्छा ये तो वो वाला क्वेश्चन है लैक्टोज, ठीक है।
तो कह रहा है ये इनिशियली आप ग्लूकोज पे ग्रो करा रहे हो, अंडरलाइन करते हैं, एज अ सोल अकेला कार्बन सोर्स। जब ग्लूकोज पूरा खत्म हो गया, फॉलोइंग द 12 आवर ऑफ ग्रोथ लैक्टोज इज एडेड, कि शुरुआत में आप ग्लूकोज दे रहे थे, फिर आप लैक्टोज ऐड कर रहे हो, शुरुआत में इसे कंप्लीट इसने कंज्यूम किया है और उसको दोबारा से 12 आवर्स तक ग्रो किया। एज्यूमिंग दैट इकोलाई स्ट्रेन हैज अ फंक्शनल वाइल्ड टाइप लैकोपेरोन, कि इसके अंदर जो भी इकोलाई है उसके अंदर लैकोपेरोन बिल्कुल फंक्शनल है, कोई भी उसमें खराबी नहीं है, फंक्शनल वाइल्ड टाइप लैकोपेरोन है। तो लैकोपेरोन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा, देखो हालांकि ये चीजें आप किस में पढ़ते हो, अपनी मोलिकुलर बायोलॉजी में, बट क्वेश्चन मोल आपका माइक्रो में भी आता है। तो अगर हम देखें कोई भी बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया को अगर आप सबसे पहले ग्लूकोज देते हो तो ये उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी और वो इसे बहुत अच्छे से यूज भी करेगा, और जब यूज करेगा तो अपनी ग्रोथ में वो डायरेक्टली लॉग फेज दिखाएगा और स्टेशनरी जाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपने जाने थोड़ी दिया स्टेशनरी, जैसे ही जा रहा था आपने सीधा यहाँ पर लैक्टोज दे दिया। लैक्टोज हालांकि उसे पसंद नहीं है बट वो उसे यूज करेगा, तो यूज करेगा तो वो फिर से थोड़ी सी लैग फेज करके यूज करके आपका ये वाली फेज में जाएगा। तो इसे हम क्या कह रहे थे, डायऑक्सिक ग्रोथ कर्व। इसे आप क्या नाम दे रहे हैं, डायऑक्सिक ग्रोथ कर्व, कि ये हमारी डायऑक्सिक ग्रोथ कर्व है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफाइल इज द मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बीटा गैल एक्सप्रेशन इन द आर्बिट्री यूनिट्स। तो यहाँ पर कह रहे हैं बीटा गैल का एक्सप्रेशन कैसा हुआ होगा। तो शुरुआत में जब ग्लूकोज यूज हो रहा है तो यहाँ पर तो मेरा कोई बीटा गैलेक्टोसाइडेस जो हमारे जेड जीन का प्रोडक्ट है वो हमारा नहीं आ रहा होगा। तो जब आप बीटा गैल के एक्सप्रेशन की बात करोगे तो ये तो शुरुआत में डम मतलब बिल्कुल कम पड़ा रहेगा। जब आप लैक्टोज ऐड करोगे तो हमारा लैकोपेरोन क्या होगा बेटा, ऑन होगा, और जब ये ऑन होगा तब मेरा बीटा गैल बनेगा, मतलब तब इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका आना चाहिए। तो ये शुरुआत में ज्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा भी नहीं शुरुआत में ज्यादा। ये डायऑक्सिक ग्रोथ कर्व है और बच्चे ना यही सोच लेते हैं हाँ यही तो पूछ रहा है, ग्लूकोज फिर लैक्टोज फिर लैकोपेरोन होना है, यही पूछ रहा होगा। नहीं, उसने ये पूछा ही नहीं, उसने पूछा बीटा गैल का एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है। तो इधर लिखा है बीटा गैल का एक्सप्रेशन, मतलब वो एक्सप्रेशन शुरुआत में कम है क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज आपने दिया था और ग्लूकोज में आप बोल रहे हैं बीटा गैल तो नहीं बनेगा। और उसके बाद ये बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि आपने अब लैक्टोज दिया है और लैक्टोज में बीटा गैल अब आपका एक्टिव है, क्योंकि 12 घंटे तक टाइम 12 घंटे तक ही ग्लूकोज को दिया था ना, इसलिए यहां तक प्रोसेस रुका हुआ है और फिर जब अगले 12 घंटे तो प्रोसेस बढ़ गया। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ कर्व है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस के एक्सप्रेशन को दिखाने की कोशिश कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैच कल्चर ऑफ द माइक्रोब इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर आपसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, इनकरेक्ट का जो है वो आपसे यहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बैच कल्चर के लिए गलत है। अब देखो बैच कल्चर याद आ रहा है ना, वही जिसके अंदर हमने बोला था इस तरीके से आपने एक बार अगर कुछ भी चीज डाल दी तो आप उसे बंद कर दोगे, ना उसमें से कुछ निकाल रहे हो ना उसमें फर्दर कुछ ऐड ऑन कर रहे हो, कोई चेंजेस नहीं करोगे। ऐसे में जो ग्रोथ कर्व आई थी इसकी, उसमें हमने क्या देखा था, शुरुआत में लैग, फिर लॉग, फिर स्टेशनरी, फिर डिक्लाइन, ये हमने यहाँ पर देखा था। पहला कह रहा है सेल्स फ्रॉम द स्टेशनरी फेज, अगर आपने यहाँ पर स्टेशनरी फेज से कुछ बैक्टीरिया को लिया,
कह रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लैग फेज दिखाएगा अगर आप इसे दोबारा फ्रेश मीडियम में भेजते हो तो। मतलब स्टेशनरी फेज के जो बैक्टीरिया हैं वो वैसे भी बहुत ज़्यादा अब कैसे हो चुके हैं बेटा, स्टेबल नहीं है, बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाएंगे क्योंकि उस टाइम तक खाना खत्म हो रहा था, दे आर फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल। तो वहाँ बैक्टीरिया तो मतलब इतना खाना साफ सुथरा था ही नहीं, इन्वायरमेंट मीडिया बहुत खराब हो चुका था। तो यस, जब उन्हें आप एक फ्रेश मीडिया में भी लेकर जाओगे वो खुश तो होंगे, लेकिन उससे पहले वो उस मीडिया में अपने आप को एडेप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉइंट आपका सही है, हमसे नॉट करेक्ट पूछा है। डेथ फेज जो है वो एक्सपोनेंशियली ही होता है। यहाँ पर जो डेथ, ओके वेट, जो यहाँ पर डेथ हमें होती हुई दिखाई दे रही है ये वाली फेज में, तो वो भी आपकी कैसी हो रही है बेटा, एक्सपोनेंशियली डिक्लाइन आ रही है। तो ये भी सही बात है, हमसे सही नहीं पूछ रहे तो हम इन्हें हटाते जाएंगे। स्टेशनरी फेज, इसे हम क्रिप्टिक ग्रोथ फेज कहते हैं। क्रिप्टिक ग्रोथ फेज का मतलब होता है इसके अंदर देखो स्टेशनरी, जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया मर भी रहे हैं और बहुत सारे नए जन्म भी ले रहे हैं, मतलब दोनों तरीके के सेल्स यहाँ पर हैं। तो जो मर रहे हैं ना, उनका जो भी कंटेंट है, जो भी शुगर और जो प्रोटीन जो भी उसके पास है, उसको हमारे बचे हुए बैक्टीरिया यूज करते हैं अपने काम के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। तो इसलिए उसका नाम है क्रिप्टिक ग्रोथ। तो यस, स्टेशनरी फेज में ऐसा हो रहा है। तो बचा हुआ ऑप्शन कहीं ना कहीं डी रहा होगा, जिसमें रेट ऑफ जनरेशन न्यू सेल्स का ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज इज कांस्टेंट, कि जो रेट है जनरेशन का वो कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंटली। अब जैसे कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि हर 2 मिनट में 2 ही नए सेल बन रहे होंगे, हर 2 मिनट में सिर्फ 2 नए सेल बन रहे होंगे, दिस इज कांस्टेंट। लेकिन एक्सपोनेंशियल में आपको ऐसा कांस्टेंट नहीं दिखाया जाता। हालांकि बहुत सारे जो बुक्स हैं, बुक्स वगैरह में भी प्रेस कोट में आपको ऐसे लिखेंगे कि हाँ ये वाली आपकी एक्सपोनेंशियल है, लेकिन जो आपका आंसर की आई थी गेट की, उन्होंने ये उस तरीके से नहीं पूछा है कि हाँ ये बताओ कि भाई ये एक्सपोनेंशियली हो रहा है या नहीं। तो हम बोलेंगे नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले अगर 2 सेल है, उसके बाद 4, तो 4 से सीधा 8 बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और 8 से सीधा 16 हो गए हैं, 16 से 32 हो गए हैं। इस तरीके से ग्रोथ हो रही है। तो हर इंटरवल पे आपको एक अलग सेल, अलग नंबर ऑफ सेल देखने को मिल रहे हैं। ग्रोथ हो रही है यस, बट वो कांस्टेंट नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। इसको रीड करिए। A penicillin sensitive E. coli population is exposed to a lethal dose of penicillin, की एक E. coli है, उसकी एक पॉपुलेशन, और उसमें आप क्या दे रहे हो, पेनिसिलिन दे रहे हो, और वो उससे लीथल है, मतलब वो उसको मर सकता है वो उसमें। एज्यूमिंग डेंसिटी इंडिपेंडेंट मोटिलिटी, कि बिना ये देखे कि कितने सेल्स हैं, डेंसिटी पे बिना डिपेंड हुए इंडिपेंडेंट मोटिलिटी, मरना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप वुड डिस्क्राइब द नंबर ऑफ सर्वाइविंग सेल्स ओवर द टाइम, कि अगर हम डेंसिटी की बात ना करें तो क्या लगता है कौन से तरीके के डायग्राम या फिर आप बोल सकते हैं कर्व से आप पता लगा सकते हो कि कितने सेल सर्वाइव कर रहे होंगे ओवर टाइम। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मतलब लीनियर, सिग्मोइडल, ठीक है, पैराबोलिक, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए तो कौन से कर्व में आपको सर्वाइविंग बैक्टीरिया ओवर टाइम देखने को मिल सकता है। देखो पेनिसिलिन सेंसिटिव है, आपने लीथल डोज दिया,
डेंसिटी मत देखो कि कितने नंबर ऑफ सेल्स पे प्रॉब्लम आई है, तो उसके बिना देख के मोटिलिटी यहाँ पर देख रहे हो, तो कौन सा रिलेशनशिप है जिससे आप नंबर ऑफ सर्वाइविंग बैक्टीरिया ओवर टाइम, कि कितने सेल सर्वाइव कर रहे हैं टाइम के साथ, आप ये पता लगा सकते हो। तो क्या ये लीनियर आएगा कि भाई कांस्टेंट, कि टाइम पहला देखो टाइम बाद में देखो उतने ही नंबर ऑफ सेल सर्वाइव करते रहेंगे? सिग्मोइडल में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर बेसिकली दिस इज योर एक्सपोनेंशियल तरीके से आएगा, और एक्सपोनेंशियल में भी क्योंकि डेंसिटी में मर रहे हैं, तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो ये एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है बेटा, डिक्लाइन हो रहा है, कि शुरुआत में एन नोट ज्यादा थे, बाद में एन नोट एन टी जो है वो कम हो चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज लाइक दिस, और यहाँ पर आएगा आपका नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो सर्वाइव कर रहा है, जिंदा है, उस हिसाब से, और इधर आएगा टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आएगा आपका। दिस इज फॉर एनएटी। कह रहा है ग्रोथ प्रोफाइल ऑफ इकोलाई ऑन ग्लूकोज प्लस लैक्टोज इज शोन ब्लो। ये आपका डायग्राम है जिसमें ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों दिए गए हैं। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ द सेकंड एक्सपोनेंशियल फेज इज, तो ग्रोथ रेट क्या होगा सेकंड एक्सपोनेंशियल फेज का, देखने की कोशिश करो डायग्राम से।
देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ग्रोथ प्रोफाइल ग्लूकोज प्लस लैक्टोज दिया गया है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ द सेकंड एक्सपोनेंशियल फेज इज इतना पर आर। तो यहाँ पर आपको जो ग्रोथ रेट दिया गया है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है T1 लगभग 12 आर पे, क्योंकि यहाँ पर सेकंड एक्सपोनेंशियल बोला गया है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से 11, 12, 13, 14, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 आ रहा है, ये 14। तो यहाँ पर आपकी फिर से क्या आ रही है, एक्सपोनेंशियल आनी शुरू हो रही है, इसलिए T1 हम ये लिख रहे हैं। और T2 कितने तक आ रही है बेटा एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर लगभग आप अगर आप देखो यहाँ तक, ठीक है 16, 17 तक आ रही है। तो T1 इतना है और T2 कितना है, लगभग 16 आ रहा है, जिसमें OD जो 1 है, ठीक है, जितने पे 12 आया तो लगभग 0.9 है, और 16 वाले पे कितनी आ रही है 1.4। तो म्यू का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज ln OD2 माइनस ln OD1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो वैल्यूज डाल देते हैं। तो जो म्यू की वैल्यू आएगी लगभग ठीक है, लगभग इतना आएगा। क्लियर, चलो इससे आगे का जो पार्ट है बच्चों वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे ग्रोथ कर्व से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रह गए हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे अबाउट द NAT पार्ट, स्पेशली कि जो रिसेंट में आए थे वो NAT पार्ट कैसा आया था, ठीक है। तो चलिए एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू एवरीवन।